अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर टीचर पे खुश आमदीद। ये मेरे ई-कैट की लेक्चर सीरीज़ की सेकंड वीडियो है, जिसको मैं बहुत लेट हो गया हूँ अपलोड करने के लिए। उसके लिए माजरत, कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था ये वीडियोस। पर अब इंशाल्लाह मेरी ई-कैट की सीरीज़ जो मैं जिसमें चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो चलती रहेंगी। अब इंशाल्लाह बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी। और इंशाल्लाह फिज़िक्स के टीचर सर अम्माद ने अनाउंस किया था कि हम इंटरमीडिएट की भी सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनकी भी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। और इंशाल्लाह फिर फ़ौरन मेरी भी इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो अब वक्त को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज के सेकंड लेक्चर को, जो ई-कैट में हम सेट्स को पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और तो साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे आज इस लेक्चर में। और अगर हमारे पास ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं हुई टाइम की इस वीडियो के हमारे पास, तो फिर साथ साथ हम वेन डायग्राम को भी समझ लेंगे। तो मैंने अभी 2 डेफिनेशंस लिखे, पहले इसको समझते हैं, फिर बाकी जो डेफिनेशन रहेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। डिसजॉइंट सेट, बेसिकली डिसजॉइंट सेट उन सेट को कहते हैं, डेफिनेशन भी पढ़ रहा हूँ मैं बाद में। डिसजॉइंट सेट वो सेट्स कहलाएंगे जिन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर 2 सेट्स हैं मेरे पास, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 सेट्स हैं, एक को मैं कैपिटल ए का नाम दे देता हूँ और एक को मैं कैपिटल बी का नाम दे देता हूँ। ए के पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी के पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन नहीं होगा। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर वापस वो पढ़ता हूं मैं, और फिर इसकी एक और ऑल्टरनेट एग्जांपल भी देखेंगे। तो अगर ए के पास एलिमेंट है 2, 4, 6 और बी के पास एलिमेंट है 1, 3 और 5, तो अभी नजर आ रहा है हमें इनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे 2, 4, 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 1, 3, 5 कोई भी एलिमेंट जब कॉमन नहीं होगा तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ठीक, ये हमारे पास डेफिनेशन में कह रहे हैं। 2 सेट्स, आगे लिख भी सकते हैं, ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। 2 सेट उस वक्त डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, जब हमारे पास उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इसकी ऑल्टरनेट एग्जांपल, मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में पता होगा यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, और भी हम ऑपरेटर यूज करते रहे। तो यूनियन में क्या करते थे हम, आगे पढ़ेंगे भी अभी हम, लेकिन याद होना चाहिए क्योंकि मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। यूनियन में हम क्या करते थे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मर्ज कर देते थे, जबकि इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखते थे। इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इसकी ऑल्टरनेट एग्जांपल क्या बनेगी डिसजॉइंट की, कि अगर 2 सेट का इंटरसेक्शन, अगर 2 सेट है हमारे पास ए और बी, इनका इंटरसेक्शन लें तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आना चाहिए? नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये भी होती है और इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 2 सेट का हम इंटरसेक्शन लें, उसमें नल सेट है, साथ साथ नल सेट को भी कवर कर देता हूं। नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। हमने ऑर्डर ऑफ सेट पढ़ लिया है। ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, जब भी ऑर्डर ऑफ सेट की बात करेंगे हम, तो ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब होगा उस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है नल सेट वो होगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो नल सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन से एक ऐसा सेट आएगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ए और बी में जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो आंसर में नल सेट आएगा। तो 2 सेट्स का इंटरसेक्शन अगर नल सेट है तो वो सेट कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। इसका अपोजिट बन जाएगा ओवरलैपिंग सेट। फिर से डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं। 2 सेट्स हैं अगर ए और बी, उनका इंटरसेक्शन लूं तो कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर 2 सेट में एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन होंगे तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं इसकी। इसी तरह से अगर मैं एक सेट बना रहा हूँ ए 1, 2, 3, 4 और एक बी सेट बना रहा हूँ 2, 4, 6 और 8, तो अगर मैं इनमें इंटरसेक्शन लूंगा तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। 1 तो दोनों में नहीं है लेकिन 2 दोनों में, 3 दोनों में नहीं है लेकिन 4 दोनों में, तो 4 आ जाएगा। तो कितने एलिमेंट कॉमन आ गए? 2 एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट भी कॉमन आ जाता, इंटरसेक्शन में आ जाता, तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट से निकल जाता और वो कौन सा सेट कहलाता? ओवरलैपिंग सेट कहलाता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग। 2 सेट उस वक्त ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे इफ दे कंटेन, अगर वो कंटेन कर रहे हैं एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन। अगर कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन हुआ दोनों में तो वो क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग। तो डिसजॉइंट में
कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ओवरलैपिंग में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा। और साथ साथ नल सेट को भी कवर कर लिया हमने। नल सेट वो सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा। इसकी भी एग्जांपल साथ साथ दे दे तो ताकि नल सेट दोबारा पढ़ाना ना पड़े। नल सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी सेट में 0 आ रहा है तो याद रखना है ये 0 भी एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट इसमें आ गया, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। मैंने क्या कहा है, एक भी एलिमेंट ना हो तो 0 भी एक एलिमेंट कहलाएगा। तो अगर किसी सेट में 0 भी आ गया तो वो नल सेट नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। तो नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन नल सेट है। ओवरलैपिंग का सेट का मतलब है कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। इसका मतलब इंटरसेक्शन नल सेट ना हो। इसको मैं लिख भी देता हूँ, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो नल सेट के बराबर अगर नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है एक से ज़्यादा, तो वो कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। आगे चलते हैं और कुछ डेफिनेशंस देखते हैं इसकी। तो अब मैंने 4 और डेफिनेशन लिखी, इनको भी डिस्कस करते हैं साथ साथ। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट कहलाएगा जो बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होगा। इसको अगर रफ एग्जांपल दूं तो सबसे बड़ा सेट। अगर कोई भी सेट सबसे बड़ा सेट है, बाकी तमाम सेट के एलिमेंट्स को रख रहा है अपने पास, यानी कि बाकी जितने भी सेट्स हैं उनके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स उस सेट में मौजूद हैं, तो वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और इसको बोल्ड भी कर सकते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन से हटने के लिए, क्योंकि यूनियन का भी जो सिंबल है वो यू होता है। तो इसको बोल्ड कर देंगे ताकि याद रख सके, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट। अगर मैं एक सेट बना रहा हूं यू जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 till 10, और एक सेट मेरे पास ए है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट है बी मेरे पास जिसके पास एलिमेंट है 4 6 8 और 10। तो हमें नजर आ रहा है ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो लाजमी तौर पे यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा सेट हो जाएगा इन तमाम सेट्स में। तो जिन सेट्स को हम कंसीडर कर रहे होंगे, जिन सेट पे काम कर रहे होंगे, उन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स अगर किसी एक सेट में मौजूद हैं तो उसको डायरेक्टली हम पेरेंट सेट या उसको कह देंगे हम यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो अब डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, सेट के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट एंड ऑफ विच ऑल द अदर सेट आर सबसेट, जो कि हमारे पास बाकी तमाम सबसेट्स जो हैं वो कंटेन कर रहे होंगे, वो सबके सब एलिमेंट्स उस सेट में मौजूद होंगे। इसको मैं दूसरी वर्ड्स में ये कह सकता हूँ, ए और बी जो है वो इस सेट के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। हमने सबसेट की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है। तो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स क्योंकि इस सेट में मौजूद है तो ए और बी इसके सबसेट हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये वाला सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट हो जाएगा। इसके बाद है सिंगलटन सेट। अभी मैंने एग्जांपल दी थी एक नल सेट में। नल सेट में मैंने एलिमेंट क्या लिखा था, 0। मैंने ये कहा था 0 भी एक एलिमेंट है, इसको नल सेट काउंट नहीं करेंगे। तो सिंगलटन सेट की एग्जांपल भी हमारे पास यही डेफिनेशन। अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हुआ तो वो सेट कहलाएगा सिंगलटन, या इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं यूनिट सेट। ठीक, इसको भी पढ़ लेते हैं। अ सिंगलटन सेट ऑल्सो नोन एज अ यूनिट सेट इज अ सेट विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जो कि कितने एलिमेंट रखेगा, एग्जैक्टली वन एलिमेंट रखेगा। इसकी भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर एक सेट बना रहा हूँ ए जिसमें मेरे पास सिर्फ 0 है, या फिर एक सेट बना रहा हूँ बी जिसमें मेरे पास सिर्फ 5 है, तो ये जो मेरे पास सेट कहलाएंगे ये मेरे पास कहलाएंगे सिंगलटन सेट। इसके बाद इक्वल और इक्विवेलेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। इक्वल सेट को फिर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से, वरना पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। हमने सबसेट्स की टाइप पढ़ी थी, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। हमने कहा था इम्प्रॉपर सबसेट उस वक्त होगी, सबसेट उस वक्त कहलाएगा जब दोनों सेट के एलिमेंट सेम होंगे। अगर ए के पास एलिमेंट है 1 2 3, बी के पास एलिमेंट है 1 2 3, ऑर्डर चेंज हो 2 1 3 लिखा हो, 3 1 2 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एलिमेंट्स अगर दोनों में सेम है तो हम कहेंगे वो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट है। और फिर दूसरी डेफिनेशन मैंने ये बनाई थी, अगर दो सेट इक्वल होंगे तो वो लाजमी तौर पे इम्प्रॉपर सबसेट में चले जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, इक्वल की क्या मतलब है। इक्वल सेट हैव द एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स इन देम इवन थो दे कुड बी आउट ऑफ ऑर्डर। दो सेट्स के अगर एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, आउट ऑफ ऑर्डर हो या आउट ऑफ ऑर्डर ना हो,
अगर दो सेट के एलिमेंट सेम है, जैसे कि मैंने बोला ए के पास अगर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के पास अगर एलिमेंट है 2 1 3, ऑर्डर चेंज है, तरतीब चेंज है, अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन क्योंकि दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हैं, इसके पास भी 1 2 3 और इसके पास भी 1 2 3 है, तो उसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू A, दोनों चीज़ें हमारे पास वैलिड हैं। ठीक, अब फर्क करते हैं इक्विवेलेंट और इक्वल में। अब वर्ड्स का ख्याल रखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इक्वल सेट की जब बात आएगी तब देखेंगे दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्वल सेट में दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। जब इक्विवेलेंट की बात आएगी, यानी कि लास्ट जो डेफिनेशन लिखी हुई इसकी बात आएगी इक्विवेलेंट की, तो हम बोलेंगे दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी तादाद सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेट में एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल, अगर दोनों सेट में तादाद सेम है एलिमेंट्स की, एलिमेंट सेम हो या ना हो मैटर नहीं करेगा, तादाद सेम है दोनों सेट में, तो वो सेट कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे। यही बात की गई है इसमें। अगर ए के पास एलिमेंट है 1 2 और 3 और बी के पास एलिमेंट है ए बी और सी, तो इसके पास भी 3 एलिमेंट्स हैं, ए के पास और बी के पास भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स की तादाद सेम है, जिसको हम ऑर्डर भी कहते हैं सेट का, तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे, A इज इक्विवेलेंट टू B, A इज इक्विवेलेंट टू B और B इज इक्विवेलेंट टू A, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होगा जो तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होगा। सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होगा, इक्वल सेट में दो सेट के तमाम एलिमेंट्स सेम होंगे, इक्विवेलेंट सेट में दोनों सेट के एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी। पढ़ लेते हैं, इक्विवेलेंट सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव द सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट। अगर दोनों एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो वो हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। इसका मतलब एक और मैं नोट बना देता हूँ साथ साथ, इक्विवेलेंट सेट हुआ तो तादाद सेम, ठीक है, एलिमेंट सेम हो या ना हो मैटर नहीं करेगा। जबकि इक्वल सेट में दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। जब दोनों में एलिमेंट सेम होंगे तो लाजमी तौर पे तादाद भी सेम होगी, ऑर्डर भी सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ऐसे ही अगर इसके पास 1 2 3 है तो इसके पास भी 1 2 3 होगा, तो एलिमेंट सेम होते हुए साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे। इसका मतलब हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट भी कहलाएगा, क्योंकि इक्वल सेट में हम ये देखते हैं कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, और जब एलिमेंट सेम देख रहे होते हैं तो साथ साथ दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या उनकी तादाद भी सेम हो जाती है। तो हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट भी कहला सकता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं कहला सकता, क्योंकि इक्वल के लिए सेम एलिमेंट्स होना लाजमी है, जबकि इक्विवेलेंट के लिए ऐसी कोई कंडीशन होल्ड नहीं करती। आगे दो और डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, मैं और प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे फिर। तो अब दो डेफिनेशंस और हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये ज़्यादातर नहीं पढ़ाई जाती, फर्स्ट मैट्रिक में तो है नहीं, फर्स्ट ईयर में बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले एग्जॉस्टिव सेट। इसकी सिंपल डेफिनेशन पे नहीं जाना है, इसके काम पे जाना है, जो इसकी प्रॉपर्टी है जो ये होल्ड करती है। अगर दो सेट्स हैं A और B और इसका एक यूनिवर्सल सेट है जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, U से, और हमेशा यूनिवर्सल सेट को U से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर तीन सेट है A B और यूनिवर्सल सेट, तो अगर मैं A और B का यूनियन लूँ, A और B का यूनियन लेने का मतलब है अरेंज करके लिखूँ, मर्ज करके लिखूँ, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो लाजमी तौर पे पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। अगर ऐसा है कि दो सेट का यूनियन लूँ, मर्ज करके लिखूँ, अरेंज करके लिखूँ एक सेट में, और सबसे बड़ा सेट यानी यूनिवर्सल सेट आ जाए, तो इसका मतलब A एंड B आर एग्जॉस्टिव सेट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव सेट हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं साथ साथ। एक अगर यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3, फिर से इसको 10 तक ले जाते हैं, और हमारे पास एक सेट है A जिसके पास एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9, और एक B सेट ले लेते हैं जिसके पास एलिमेंट है 2 4 6 8 और 10। तो हमें मालूम है कि A और B का मैं क्या लेना है, एग्जॉस्टिव सेट में यूनियन लेना है। तो अगर मैं A यूनियन B करूं, और ये भी याद होना चाहिए यूनियन में करते क्या, दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो A यूनियन B क्या बनेगा, अरेंज करके लिखते हैं, दोनों को मर्ज करके। अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं होती, लेकिन आसानी के लिए अरेंज कर देते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे किया? 1 ये रहा, फिर 2 ये रहा, 3 4 5 6 दोनों का रेंज मर्ज करके लिख दिया। और लाजमी तौर पे हमें नजर आ रहा है क्या वापस बन गया है? यूनिवर्सल सेट बन गया है। इसका मतलब ये हुआ ए यूनियन बी करने पे क्योंकि यूनिवर्सल सेट आ गया है तो ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा, आसान से। सेल में एक कंडीशन एग्जॉस्टिव सेट की ही है, यानी कि सेल कहता है अगर दो सेट का यूनियन लूं तो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन तो एग्जॉस्टिव सेट वाली हो गई सेल के। सेकंड एक और कंडीशन है। सेकंड ये कंडीशन बोलता है कि अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, अगर फिर दोनों सेट का इंटरसेक्शन लूं तो लाजमी तौर पे नल सेट आना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? अगर यूनियन लेने पे, दो सेट का यूनियन लेने पे यूनिवर्सल सेट आ रहा है और वो दोनों सेट कौन से सेट हों? डिसजॉइंट सेट हों, जिनके इंटरसेक्शन नल सेट होता है उनको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो अगर दो सेट का यूनियन लेने पे यूनिवर्सल सेट आए और इंटरसेक्शन नल सेट हो, यानी दोनों डिसजॉइंट सेट हों, तो ए एंड बी आर सेल, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट में बना लेता हूं अपनी आसानी के लिए होल नंबर का सेट 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एक सेट ए बना लेता हूं इवन का 0 2 4 6 एंड सो ऑन, और एक सेट बना लेता हूं बी ऑड का 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो अब मैं ए और बी का अगर यूनियन ले रहा हूं, डायरेक्ट सोचना है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ए के पास 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6, एक सेट एक एलिमेंट 0, फिर 1 यहाँ से आएगा, 2 फिर 3 यहाँ से आएगा, 4 फिर 5 यहाँ से आएगा, रेंज होते जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पूरा का पूरा होल नंबर बन जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो एग्जॉस्टिव सेट तो बन गया ये, यानी पहली कंडीशन तो होल्ड कर गई। अब सेल के लिए एक और कंडीशन चेक करनी है। इन दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे, यानी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट देखेंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए इवन और ऑड में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका आंसर आएगा नल सेट, यानी ए और बी डिसजॉइंट भी बन गए। तो इसका मतलब ये होगा कि ए एंड बी आर सेल। तो एग्जॉस्टिव सेट में सिर्फ एक कंडीशन देखेंगे कि यूनियन यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, जबकि सेल में यूनियन के साथ साथ इंटरसेक्शन नल सेट होना चाहिए, यानी डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास सारी डेफिनेशन एंड होती हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो अब दो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है, इस लेक्चर में दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की प्रॉपर्टीज़ और फिर वेन डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम नंबर्स में भी पढ़ते रहे और सेट में भी पढ़ना है, यूनियन के रिस्पेक्ट से भी पढ़ रहे हैं और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से भी पढ़ रहे हैं। होता क्या है कम्यूटेटिव में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी हमारे पास नंबर्स के ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी कर रहा हूँ, यानी कि पहले ए लिखूंगा और बाद में बी लिखूंगा, तो ए और बी का यूनियन लेंगे तो ये बराबर आएगा अगर मैं बी यूनियन ए कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर से लेते हैं तो और अच्छा समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 + 5 कर रहा हूँ या 5 + 2 कर रहा हूँ, दोनों बातें सेम होंगी। 2 में 5 को ऐड करें 7 बनेगा, और 5 को 2 में ऐड करें 7 बनेगा। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और जब एडिशन आ गया तो वो नंबर्स पे अप्लाई होगी, जबकि यूनियन और इंटरसेक्शन सेट पे अप्लाई होगी। तो इसके लिए लाजमी है ए और बी सेट्स होने चाहिए। तो अगर ए और बी सेट का मैं यूनियन ले रहा हूँ या बी और ए सेट का यूनियन ले रहा हूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहती है। तो इंटरसेक्शन भी साथ साथ ही कवर हो गई। क्या करेंगे? इन दोनों सेट के दरमियान इंटरसेक्शन ले लेंगे और ऑर्डर को चेंज कर देंगे, तरतीब चेंज कर देंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी करूं या फिर बी इंटरसेक्शन ए करूं, दोनों बातें सेम है। जैसे प्लस के रिस्पेक्ट से देखा है, इसी को हम मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। 2 × 5 करूं या 5 × 2 करूं, आंसर 10 ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। ठीक, इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें नंबर्स की अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें क्या कह रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में? पहले ए और बी को सॉल्व करो और उसके बाद फिर सी के साथ यूनियन लो, या फिर राइट साइड पे कह रहे हैं पहले बी और सी का यूनियन लो फिर ए का यूनियन लो उसके साथ,
दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज हो रहा है, हमारे पास तरतीब चेंज हो रही है सॉल्यूशन की, कि पहले यहाँ पे ए और बी को सॉल्व करेंगे, देन फिर सी को सॉल्व करेंगे उसके साथ, जबकि यहाँ पे बी और सी को सॉल्व करेंगे, देन फिर उसको ए के साथ सॉल्व करेंगे। इसकी एग्जाम्पल भी नंबर्स की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए। 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, इस एग्जाम्पल से इंशाल्लाह याद रहेगा आपको कि किस तरीके से काम करना है। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 5 + 4 हो जाएगा 9, 2 एज इट इज, 4 + 3 7 और 7 + 2 9। और इसको इसी तरह से मल्टीप्लाई के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो जैसे हमने यूनियन के हिसाब से देखा वैसे ही अब हम इंटरसेक्शन के हिसाब से भी बना देंगे। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ख्याल रखना है पहले A है फिर B है फिर C है, यहाँ पे भी A B C, यहाँ पे भी तरतीब चेंज रहेगी अल्फ़ाबेट्स की, नंबर्स की या सेट्स की। ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे A और B को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे B और C को सॉल्व करेंगे, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे हम और कुछ प्रॉपर्टीज़ और वेन डायग्राम उसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे अपने दूसरे स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा लाजमी, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और बाकी आपके जो सवालात हों पिछले लेक्चर या इस लेक्चर के मुताबिक, तो उसको लाजमी तौर पे हमें फेसबुक पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे आप जाके जो भी सवालात हों या आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ तक इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।